Hello dear students, welcome back to our channel Classes for You. I'm your mentor Smriti and here we are going to start the second part of the series. We are now in these days we are going to start a new series for the science students and which will help you in all the competitive exams, either you are preparing for the teaching exams or SSC exams or any other exams where you get the portion or the questions from the science background. Okay, so this series will help you in all the manner in all the examinations. So please watch my video and subscribe to my channel. Also do like and share my videos with your friends. So let's get start the session where we are going to study about the atomic structure, and this session would be bilingual. Okay, English as well as in Hindi. I will discuss with you all the topics. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा इस सीरीज़ का. देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह का दिखाई देता है जो आपको फिगर में दिखाया गया है, और इसमें मेनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से होंगे: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर इस सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं इन सभी के बारे में. इन दिस सीरीज़ वी आर गोइंग थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स, all these points: neutron, proton, nucleus, electron and atomic structure. So after this series when we end up this session, we will learn to all of these terms: nucleus, electrons, neutron, proton, atomic structure, etc. So let's start the series. चलो अब start करते हैं सीरीज़ को. So the first question और द पॉइंट विच अराइजेज टू आवर माइंड इज़ व्हाट आर एटम्स. जो पहली जो चीज़ हमारे माइंड में आएगी वो आएगी कि एटम्स क्या होते हैं. ठीक है, अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो हमें पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा वो आएगा कि एटम्स क्या होते हैं. उसके स्ट्रक्चर में के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम ये जानेंगे कि एटम्स एक्चुअल में होते क्या है, उसका स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा एटम्स के बारे में होगा. एन एटम ए बेसिक यूनिट ऑफ मैटर that consists of a dense central nucleus surrounded by a cloud of negatively charged electrons. तो हम इसे पहले वाली सीरीज़ में पढ़ चुके हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट द मटेरियल्स. ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में. तो यहाँ पर बताया गया जो एटम होता है ना वो उस मटेरियल की बेसिक यूनिट होता है. ओके, किसी भी मटेरियल की बेसिक यूनिट मैटर की वो हमारा एटम होता है. दैट कंसिस्ट जो कंसिस्ट करके रखता है ऑफ ए डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस, जिसमें एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस होगा. आप देख पा रहे हो ये वाला जो पार्ट है. ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस होगा सराउंडेड बाय ए क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पार्टिकल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिवली चार्ज होंगे. इन पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा. देख भी पा रहे हो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो देखिए द एटम इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो जो एटम होते हैं हमारे, इनके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, एटम बना होता है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल की 3 इसमें अलग अलग प्रकार के पार्टिकल होते हैं. यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और इनको हम क्या बोलते हैं? एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. सो लेट्स गो थ्रू अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर. अब हम जाने वाले हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है. हमने पढ़ लिया एटम क्या होता है, अब हम जानने वाले हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है. मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस. हम ये पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो मास होता है वो इसके सेंटर में ही होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. राइट. द सेकेंड टर्म इज प्रोटॉन. द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. आप देख पा रहे हो जो ये पैरेट कलर में यही वाला कलर ये हमारे प्रोटॉन्स हैं, जबकि जो न्यूक्लियस है वो हमारा ये सेंटर वाला पार्ट है. ठीक है, ये न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर. एंड न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रल होते हैं ये हमारे, जो हमारा ये होता है न्यूक्लियस जो होता है ये हमारा न्यूट्रल होता है. इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता. ठीक है, इसमें चार्ज होते हैं लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता. और इसमें क्या होते हैं? हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और इसमें हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये न्यूट्रल होता है. जो न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे
ये न्यूट्रल होते हैं, जबकि जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो ये हमारे ये सर्कल ये शेल में घूम रहे होते हैं रोटेट, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन शेल्स, जो कि ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इन शेल्स। और इनको क्या बोला जाता है, ये जो आपको देख पा रहे हो ये हमारी शेल्स होती हैं न्यूक्लियस के एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये शेल्स होती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रैवल करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एटम के अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जान चुके हैं। आप देखो, जैसे अब कार्बन एटम के बारे में बात करें तो कार्बन एटम लिया हुआ है ये हमने। कार्बन एटम में जो ये ग्रीन सिंबल है, जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का है, पॉजिटिव जिस पर लिखा हुआ है ब्लू वाला, ये हमारा प्रोटॉन है, और जो रेड है ये हमारा न्यूट्रॉन है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 ही इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो फिर इसकी जो आकृति होगी इसके न्यूक्लियस की इस तरह से होगी कि इसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। ये हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली कार्बन एटम के लिए ही इसमें जो प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो हमारी 6 रहेगी, न्यूट्रॉन की भी हमारी 6 रहेगी। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। तो हम ये जान चुके हैं कि कोई भी मैटर जो होता है, कोई भी मटेरियल जो होता है एटम का बना वो होता है। एटम्स हैव 2 रीजन्स, एटम के 2 रीजन होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होगा उसका और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है ये मिडल पार्ट होता है ये वाला, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये हमारे जो शेल्स में ये ट्रैवल कर रही होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये वाला पार्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाता है। द न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस होता है इसमें 2 इसके सब एटॉमिक वो होते हैं फिगर जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसमें ही इसी को न्यूक्लियस बोला जाता है और इसमें दोनों होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और हमारे न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओनली कंटेन्स इलेक्ट्रॉन। जबकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ये जो शेल्स हैं चारों तरफ इसके न्यूक्लियस के, इनमें सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है और ये हमारे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही कंसिस्ट होते हैं, इसमें कंटेन करती हैं। ये कार्बन एटम की बात कर रहे हैं हम। सभी एटम्स में वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चारों तरफ इनकी शेल्स में, जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर। 1 AMU। न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, 1 AMU। एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं, 0 AMU। तो AMU जो यूनिट होती है ये डिफाइन करती है एटॉमिक मोलिकुलर यूनिट। तो एटॉमिक मोलिकुलर यूनिट पॉजिटिव होती है इसकी प्रोटॉन के लिए भी। एटॉमिक मोलिकुलर यूनिट जो होती है न्यूट्रॉन की भी होती है, ये हमारी न्यूट्रल होती है, और इलेक्ट्रॉन की हमारी नेगेटिव होती है, 0 होती है इसकी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक थ्योरी। अब हम एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानेंगे कि एटम की थ्योरी के बारे में क्या है। इन 1913 में बोहर ने मॉडल दिया था एक 1913 में, 1913 में। एडिड टू रदरफोर्ड्स मॉडल, ये क्या है, एडिड किया गया था रदरफोर्ड मॉडल के अंदर बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। जो बोहर मॉडल है इसको ऐड किया गया था बाद में, रदरफोर्ड मॉडल के बाद उसके मॉडल के अंदर ही इसको ऐड किया गया था बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या किया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया गया था इन डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल, अलग अलग क्या है एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर प्लेस किया गया था रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। पॉजिटिव न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस है जिसमें हमारे प्रोटॉन और हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, उस पर हमारा जो चार्ज है वो न्यूक्लियस का पॉजिटिव कहा जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो वो जो सराउंड किया जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो जो शेल हमने पढ़ी थी ऊपर, वो शेल्स में क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। दैट ट्रैवल इन सर्कुलर ऑर्बिट, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं इन एनर्जी लेवल्स, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल बोला जाता है। इन शेल्स को ही एनर्जी लेवल बोला जाता है। देखो आपको फिगर में दिखाया गया है, ये जो दिखाया गया यहाँ पर शोन है, ये हमारा जो पिंक कलर में दिखाया गया है मिड में, ये न्यूक्लियस पार्ट है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ये दिखाए हुए हैं, ये जो शेल्स हैं ये वाली, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होती हैं ये वाली,
ये वाली न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रही हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ब्लू वाले दिखाए हुए छोटे छोटे डॉट्स दिखाए गए हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए, अब आप देख पाओगे, ये जो मिड में दिखाया गया है पिंक कलर में, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ये बोर मॉडल की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट हैं इनको ऐड किया गया था रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। रदरफोर्ड मॉडल जब दिया था रदरफोर्ड ने, उसके बाद उसको ऐड किया गया था बोर द्वारा। और ये हमारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रैवल करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो ब्लू आपको दिखाए गए हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स से जो ट्रैवल कर रहे हैं। देखो डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सारे मूव करेंगे एक साथ इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेट्स, तो ये है हमारा बोर मॉडल। बोर मॉडल क्या कह रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट एनर्जी लेवल्स। तो बोर मॉडल ने कहा है कि इसने डिफाइन किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, वो हमारे रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इन डेफिनिट एनर्जी लेवल। डेफिनिट एनर्जी लेवल इन्हीं को बोला गया, ये जो शेल्स हैं इन्हीं को बोला गया है। तो बोर मॉडल ये भी स्टेट करता है। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट इसका ये है कि एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ए शेल इट नेवर गेन्स और लूजेस एनर्जी। ये कह रहा है कि जब तक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन शेल्स में रहते हैं, ठीक है, तब तक वो क्या नहीं करते, एनर्जी को लूज़ नहीं करते। उनमें एनर्जी होती है वो उनको लूज़ नहीं करते जब तक वो इन शेल्स में रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ऑलराइट, तो देखिए ये थॉमसन मॉडल जो है, थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। तो थॉमसन का जो मॉडल है एटम के बारे में, वो क्या कहता है, जे थॉमसन जो है इन्होंने दिया है, ये इनका पूरा नाम जे थॉमसन है। और जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन एंड न्यू दैट इलेक्ट्रॉन्स कुड बी एमिटेड फ्रॉम मैटर। उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और उनको ये पता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुड बी एमिटेड, उनको एमिट किया जा सकता है मैटर से। यानी कि अगर मैटर पर उनको डाला जाए तो वो वहाँ से एमिट हो जाएंगे। अगर लाइट वहाँ पर डाली जाए किसी मैटर के ऊपर तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एमिट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये दिया था उन्होंने 1897 के अंदर। विलियम थॉमसन proposed that atoms consist of small negative electrons embedded in a massive positive sphere। तो उन्होंने ये कहा था, जो इनका पूरा नाम था ये था विलियम थॉमसन, ठीक है, विलियम थॉमसन थे। इन्होंने बताया था कि जो एटम्स होते हैं हमारे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, वो क्या करते हैं, स्मॉल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करके रखते हैं। यानी कि उनमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं इन ए मासिव पॉजिटिव स्फीयर, जो कि एक मासिव बड़े से मास में, भार में, ठीक है, एक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धसे हुए होते हैं, उसमें डले हुए थे। जैसे ये हमारे एक मासिव स्फीयर है, इसके अंदर जो ये आप देख पा रहे हो पिंक पिंक सर्कल में, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या है, जे थॉमसन जी ने, जो कि विलियम थॉमसन का पूरा नाम है, उन्होंने ये मॉडल दिया था और उन्होंने ये स्टेट किया था, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स वर लाइक करंट्स इन ए प्लम पबिंग। तो जैसे प्लम पबिंग में जो करंट्स होते हैं उनकी तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स वर्क करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्लम पबिंग मॉडल। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जो थॉमसन का मॉडल है वो प्लम पबिंग नाम से भी जाना जाता है, ऑफ द एटम, एटम के प्लम पबिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या है, ईच एनर्जी लेवल कैन ओनली होल्ड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी हमारे एनर्जी लेवल होते हैं एक एटम में, उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। यानी कि एक लिमिट होगी इनकी जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करके रखेंगे। फॉर्मूला वी कैन यूज़ इज़ 2n², ठीक है, n, जहाँ पर ये एनर्जी लेवल के बराबर होगा। और रिमेंबर 2, 8, 18, 32। और अगर आपको याद करना हो तो सिंपली आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो एनर्जी लेवल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होती है, अगर आप उनको फील करने लगो तो आप ऐसे करोगे, पहले शेल में जो न्यूक्लियस के पास होगा वहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर 8, फिर 18 एंड फिर 32। तो यही फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर। फिल द, जहाँ पर एन जो है ये एनर्जी लेवल है। अगर फर्स्ट की बात करें तो 2 and 2, यानी कि आपका 2 × 1², ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे
तो यहाँ पर आपका 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो पहली जो आपकी शेल होगी उसमें हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से आप इनको चारों शेल्स को फिल करके देखोगे तो यहाँ पर यही मिलेगा 2, 8, 18 एंड 32, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगी इसमें। एंड फिल द लोवेस्ट 1 टू द हाईएस्ट 7, ठीक है, लोवेस्ट 1 को और 7 तक आप इसको फिल करोगे। एंड द शेल मस्ट बी कम्प्लीटली फिल्ड बिफोर द नेक्स्ट शेल कैन स्टार्ट टू बी फिल्ड। तो आप इसको 1 से 7 तक इसको फिल करोगे और जो हमारी शेल्स होंगी वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगी बिफोर द नेक्स्ट शेल। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं तभी आप दूसरी शेल की तरफ मूव करोगे। अगर आपकी दूसरी शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं तभी आप थर्ड शेल की तरफ मूव करोगे। थर्ड शेल में जब आपके 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तभी आप फोर्थ शेल की तरफ मूव करोगे। इस तरह से आपको पहले वाली शेल को फिल करना होगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट शेल पर जा सकते हो इलेक्ट्रॉन को फिलिंग में। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स फर्स्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो उनमें सबसे क्या होती है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल होती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो देखिए ये आप देख पा रहे होगे, ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल जो है इसमें हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखिए, ठीक है, 2n²। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम दूसरी शेल की बात करें तो दूसरी शेल पे हम 2n², जहाँ पर 2² क्या होता है हमारा 4 होता है, इनटू में 2, तो हमारी दूसरी शेल में क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से हम इसको फिल करेंगे। तो ये देखिए आप फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड में 8 हैं और थर्ड में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर बात की जाए कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या कैसे ये एटम जो होते हैं, कैसे इनके जो पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल्स हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसमें प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया एंड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हमारे एटम में कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पर होल्ड होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस पार्ट होता है एटम का, उसमें हमारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मिलते हैं, ठीक है। ये देखो जो आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही हैं आपके प्रोटॉन्स हैं, और जो येलो दिखाई दे रहे हैं येलो कलर में हैं, ये आपको समझाने के लिए फिगर उठाई गई है, ये आपके न्यूट्रॉन्स हैं। और जो रेड में है ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ये हमारा, जो रोटेट कर रहे हैं इन शेल्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन्स पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो न्यूट्रल होता है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, और ये निकल का एटम को हमने लिया है यहाँ पर समझने के लिए, निकल का एटम है ये। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट इन डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैपिडली जल्दी चलते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में अपनी, इन डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स, इन लेवल्स में, जिनको हम शेल का नाम देते हैं। जो ये शेल्स आप देख पा रहे हो, ये जो शेल्स हैं इनमें रैपिडली चलते रहते हैं, ये जल्दी चलते रहते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर, उनका एक खुद का पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है, और शेल या फिर शेल होती है, ठीक है, उनका खुद का होता है ये। एंड द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल। उनकी जो उनको फिल करना होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके लोवेस्ट एनर्जी लेवल को उनमें, और शेल या फिर उनकी, जिसको हम शेल भी बोल सकते हैं, अवेलेबल नियरेस्ट द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उनको सबसे पहले क्या करना पड़ता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जल्दी मूव करते हैं इन शेल्स में, और उनको सबसे पहले जो नियरेस्ट होती है न्यूक्लियस के, पहले उस शेल को फिल करना होता है। जैसे इसमें 2 है, सेकंड में हमारा 8 है, थर्ड में हमारा 18 है इलेक्ट्रॉन। जब ये हमारे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तभी जो इलेक्ट्रॉन्स है तो दूसरी शेल को अपनाएंगे, और वहाँ पर जब 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तभी वो थर्ड शेल की तरफ चलेंगे, वहाँ पर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, और वो रोटेट करते रहते हैं, जल्दी रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, सॉरी। When a shell is full, the next electron goes into the next lowest available energy level. तो जब हमारी एक शेल फिल हो जाती है, यही हमने जाना कि जब एक शेल फिल हो जाती है तभी इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में जाते हैं, और उसके बाद हम थर्ड शेल में जाते हैं। एनर्जी लेवल और शेल्स ये जो आपको दिखाई गई हैं, ये हमारी एनर्जी लेवल्स हैं, और इनको हम शेल्स भी बोलते हैं। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ
एनर्जी लेवल। और ये क्या है हमारा, यहाँ पर लोवेस्ट होगी एनर्जी लेवल और यहाँ पर इससे ज़्यादा, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से बाहर की तरफ आते आते एनर्जी लेवल जो है इंक्रीज़ होते जाते हैं। देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया है एटम का, जिसमें कि दिखाए गए हैं आपको तीनों पार्ट्स। ये हमारा इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो आप, ये ग्रीन में ये इलेक्ट्रॉन है। और जो ये आपको ऊपर दिखाया गया है ये न्यूक्लियस आप देख पा रहे हो, वाइट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसके मिड में, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसमें हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और हम ये न्यूक्लियस होता है, सॉरी, ये वाइट स्ट्रक्चर जो है हमारा न्यूक्लियस होता है और इसमें हमारे ये प्रोटॉन है और ये हमारे न्यूट्रॉन्स हैं। तो इन सब से मिलकर के हमारा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है, ये देखो। और ये इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से आप समझ सकते हो कि ज़रूरी नहीं है शैल आपको इसी तरह से दिखेंगे, ठीक है। ये जो चारों तरफ इसके घूम रहे हैं ये भी इसके शैल से देखो, ये वाले इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। मोलिकुलर मास, अब हम मोलिकुलर मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोलिकुलर मास क्या होता है, व्हाट इज़ मोलिकुलर मास? The molecular mass of a substance is a mass in atomic mass unit। तो एटॉमिक मास यूनिट में जो मास होता है उसको ही मोलिकुलर मास कहा जाता है ऑफ द एटम्स इन ए गिवन मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको, गिवन मॉलिक्यूल है, उसके जो होता है मास होते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, AMU एटॉमिक मास यूनिट में, उसी को हम उसका मोलिकुलर मास कहते हैं। इट इज़ मोर कॉमनली रेफर्ड टू एज मोलिकुलर वेट एंड एब्रीविएटेड एज MW। इसको ज़्यादातर रेफ़र किया गया है इसको कि ये मोलिकुलर वेट है, ठीक है, मोलिकुलर वेट है। और इसको एब्रीविएटेड किया गया है, इसको बताया गया है एज MW, इसमें डिनोट किया जाता है MW में। एन एटॉमिक मास यूनिट इज़ डिफाइंड एज 1/12 पार्ट द मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। तो जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसके मास का एटॉमिक मास यूनिट को उसको डिफाइन किया गया है कि ये उसका 1/12 पार्ट है, ठीक है, उसके मास का 1/12 पार्ट है। जो कार्बन का जो आइसोटोप है उसका 1/12 पार्ट जो है वो हमारा एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, AMU जिसको कहा गया है। द ओल्ड सिंबल वॉज AMU, जो पहले यूज़ किया जाता था वो सिंबल वो AMU था। वेल द सिंबल U इज़ नाउ यूज, अब क्या है U सिंबल को यूज़ किया जाता है, म्यू बोला जाता है। कार्बन 12 इज़ डिफाइंड एज वेटिंग एग्जैक्टली 12 U पर एटम। तो कार्बन एटम 12 जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज अ वेटिंग एग्जैक्टली, जब उसको वेट किया जाता है एग्जैक्टली 12 म्यू पर एटम, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, अगर हम एटॉमिक मास की डेफिनेशन की बात करें तो एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन होगी वो इस तरह से होगी, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। हम इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, वी कैन से दिस एज एटॉमिक मास और द एटॉमिक वेट इज़ द मास ऑफ एन एटम इन एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो ये क्या होता है, ये मास होता है उस एटम का इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में जो मास होता है एक एटम का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक मास। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 है उसका 1/12 जो पार्ट है उसी को हम वन एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है, AMU बोला जाता है। 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ C12/12, ठीक है। तो कार्बन के 12th पार्ट को, कार्बन के 12th पार्ट को 12 AMU बोला जाता है, ऑलराइट। AMU प्रोवाइड्स ए रिलेटिव स्केल। तो AMU क्या होता है, एक रिलेटिव स्केल प्रोवाइड करता है फॉर द मासेस ऑफ एलिमेंट जो होता है उसके मासेस के लिए, उसके बारे में। ऑन दिस स्केल, इस स्केल पर अगर हम देखें तो हीलियम जो होता है, सॉरी हाइड्रोजन जो होता है 1.008 AMU होता है। अगर इसका एटॉमिक मास की बात करें हाइड्रोजन की हमारे, तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो 1.008 AMU होगा। और जो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो वो होगा हमारा 16.00 AMU। तो ये क्या है, हमारे कार्बन का 1/12 पार्ट होता है। The reason of using AMU is because the true mass of any atom is too small a number। इसका रीज़न क्या है AMU यूनिट को यूज़ करने का मास के लिए, कि ये किसी भी एटम में बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। मास ऑफ, इसका जो मास होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है वो हमारा काफ़ी स्मॉल होता है, ऑन द ऑर्डर ऑफ
12 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो 10 रेज़ टू द पावर 23 ग्राम होता है, -23 ग्राम होता है, काफ़ी छोटा है ये, नेगेटिव में चलेगी वैल्यू। प्रोटॉन मास जो है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम होती है। ठीक है, अगर एक प्रोटॉन के मास की बात की जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। टू एक्सप्रेस इन नॉर्मल मास यूनिट सच एज ग्राम, और इसको एक्सप्रेस अगर करना हो ग्राम में तो ये हमारी ये वैल्यू होगी एक प्रोटॉन मास की। ठीक है, इसको लर्न कर लेना अच्छे से, इस मान को, इसकी वैल्यू को। ए मोल ऑफ पार्टिकल, अगर हम एक मोल की बात करें, एक पार्टिकल का एक मोल है वो किसके बराबर होगा, या उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, कंटेन्स 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अगर एक पार्टिकल में एक मोल की बात की जाए कि कितने मोल्स हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होंगे, वो कंटेन करेंगे 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो वो मिलकर के हमारा एक मोल बनाते हैं। 1 मोल सी, जो कार्बन का जो मोल होगा वो हमारा होगा 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 सी कार्ब एटम्स। ठीक है, तो कार्बन एटम के ये हमारे इतने होंगे 1। इसी तरह से जो इसका H2O का वाटर का होगा वो इस तरह से कहा जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 H2O मोलिक्यूल। ठीक है, तो जिस भी मोलिक्यूल के 1 मोल की बात करें तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एंड ACl मोलिक्यूल। ये हमारे मोलिक्यूल की बात हो रही है जिसके मोल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकली आयनिक आर कंपाउंड्स नॉट मोलिक्यूल्स। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो हमारे आयनिक मोलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ना कि हमारे मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट, और इसीलिए उनको फॉर्मूला यूनिट कहा जाता है। जैसे हमारे Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो ये हमारे आयनिक हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो इसीलिए इनको फॉर्मूला यूनिट्स कहा जाता है। और इनकी वैल्यू अगर बात की जाए तो इस तरह से डिफाइन की जाएंगी 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 Na पॉजिटिव। ठीक है, जो सोडियम है इसमें जो है ये आयनिक है, तो आयंस इसमें लगा दिया जाएगा, पीछे जो यूनिट होगी आयंस में डिफाइन किया जा रहा है। तो इसी तरह से हम क्लोरीन का भी इस तरह से डिफाइन करेंगे। मोल की बात हो रही है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 क्लोरीन आयंस। ओके, तो देखो ये एक फॉर्मूला है, अगर आप देख पा रहे हो इसको, ये है, हम इनको इंटरचेंजेबल होते हैं, जो एटम्स होते हैं मोलिक्यूल्स को, और मोल्स होती हैं और ग्राम्स होते हैं, ये इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर हम एटम को या फिर किसी मोलिक्यूल को अगर हम डिवाइड कर देते हैं इस नंबर से, ठीक है, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये मोल्स में चेंज हो जाएंगे, और मोल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एटॉमिक मास मोलर मास से, एटॉमिक मास से या फिर मोलर मास से, तो वो ग्राम में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से अगर ग्राम में कोई है तो उसको हम अगर डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक या मास से या फिर मोलर मास से, तो हमारे चेंज हो जाते हैं मोल्स में। और मोल्स को अगर हमें चेंज करना हो एटम्स में या फिर मोलिक्यूल्स में, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 से। ठीक है, तो हमें हमारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं, तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं इस तरह से। प्रोटॉन की अगर बात करें, न्यूट्रॉन के बारे में हम, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं हमारे, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एक एटम में जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम प्रोटॉन बोलते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पर हमारा कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता इस पर। तो ये न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज दिख रही हैं आपको, यही हमारे क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है, ए न्यूट्रॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो ये जेम्स चैडविक द्वारा इनको डिस्कवर किया गया था न्यूट्रॉन को
चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज़ ज़ीरो, तो जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पर हमारा वो जीरो होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगर मास की बात की जाए न्यूट्रॉन की तो वो हमारा होता है, रिलेटिव अगर अमाउंट की बात की जाए तो वो होता है 1.00863 AMU, और अगर एब्सोल्यूट बात की जाए मास की तो वो हमारा होगा 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये रहेगा हमारा एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन। अगर चार्ज की बात की जाए, चार्ज और या फिर मास जो है हमारा, मास चार्ज और मास रेशो जो रहेगा न्यूट्रॉन के लिए वो हमारा रहेगा ज़ीरो। ठीक है, ए न्यूट्रॉन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। एक न्यूट्रॉन को अगर आपको ऑब्टेन करना है तो वो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना द्वारा हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। ये हमारी जो फिनोमिनन है यही है, इसमें हम न्यूट्रॉन को निकालने वाले हैं। अगर तो ये देखो, ये न्यूट्रॉन यहाँ पर निकल गया है इस एक्टिविटी में। अगर हम बेरियम लेते हैं और हीलियम लेते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल की प्रेजेंस में हम न्यूट्रॉन को वहाँ से एमिट कर सकते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। मोल्स जो हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लर्न करना है और उसको समझना है। मोल्स जो होते हैं, ए मोल इज़ कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर एक मोल की बात की जाए तो ये कलेक्शन होता है इतने नंबर्स का, पार्टिकल्स का। ठीक है, इतने नंबर पार्टिकल्स का। इट मीन्स दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और अगर एक एटम की बात करें तो भी यही वैल्यू रहेगी, सिर्फ लास्ट में जो यूनिट है वो एटम पर मोल या फिर 1 मोल रह जाएगी। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की बात करें उसमें भी हम यही नंबर लेंगे और लास्ट में जो है यूनिट जो उसकी मॉलिक्यूल रह जाएगी। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल का यही नंबर, एटम का यही नंबर और मोल्स का भी यही नंबर होता है। कि पार्टिकल्स के नंबर हैं ये इतने 6.023 इंटू 10⁻23, ये हमारे पार्टिकल्स हैं उस चीज़ के। यानी अगर हम मोल की बात करेंगे तो ये मोल्स के हैं, और अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम्स के पार्टिकल्स रहेंगे इतने, और मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल के। 1 मोल आयन, अगर आयन की बात करेंगे तब भी नंबर यही रहेगा उस पार्टिकल का। अगर हम मैंगो की बात करें, अगर देखो अगर हमने यहाँ पर आयन एटम्स के बारे में और आयंस एटम मोल्स के हटा करके अगर हम किसी मैंगो की बात करें तो 1 मोल मैंगो भी इतने ही नंबर होंगे, और जो यूनिट होगी वो हमारी मैंगोज़ होगी। ठीक है, जो पार्टिकल्स होंगे। और 1 मोल एप्पल, इसी तरह से एप्पल का भी यही रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। जो हम एटम्स के बारे में जान चुके हैं कि जो एटम्स होते हैं उनमें 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हम जान चुके हैं, ये ऑक्सीजन का दिखाया गया है। और इस तरह से जो मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन एटम का, वो इस तरह से हो गया। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये ब्लू में दिखाए गए हैं कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, और ये वाइट में जो दिखाया गया ये हमारा ऑक्सीजन का है। ठीक है, एटम। तो ये मिलकर के एटम जो होते हैं वो मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट है किसी भी मैटर की वो हमारी एटम होती हैं, और एटम ही मिलकर हमारा मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर क्या होता है, मॉलिक्यूल को बना देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा बताया गया है। फॉर एग्जांपल वाटर का जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो हमारे 2 टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। एक वन है हमारा ऑक्सीजन और दूसरा है हमारा हाइड्रोजन एटम। क्लियर है। और ये मिलकर के हमारा H2O बना रहे हैं जो वाटर का मॉलिक्यूल है। एटॉमिक मास वर्सेस मास नंबर। अगर हम एटॉमिक मास और मास नंबर की बात करें तो देखिए, जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा, एटॉमिक मास जो होता है Ma इज़ द मास ऑफ एन एटम। इट इज़ इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये इक्विवेलेंट होता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन, और जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके सम के बराबर होते हैं इन द एटम। यानी कि एक एटम में कितने आपके प्रोटॉन्स हैं और कितने आपके न्यूट्रॉन्स हैं, उनको अगर आप सम कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो एटॉमिक मास है वो आपका कितना है। कार्बन एटॉमिक मास जो हमारा 12.01 होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड किया गया है, तब हमें एटॉमिक मास मिला है कार्बन एटम का। द नेक्स्ट वन इज़ मास नंबर। अगर मास नंबर की बात करी जाए तो मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को लिया जाता है प्लस न्यूट्रॉन्स, और उसमें न्यूट्रॉन को ऐड किया जाता है ऑफ एन एटम। ठीक है, तो अगर हम मास नंबर की बात करें किसी भी एटम में तो वो हमारा क्या होता है, प्लस करके अगर हम प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में प्लस कर देते हैं ऑफ एन एटम तो हमारा मास नंबर आ जाता है। जैसे कार्बन का 14 एंड मास नंबर जो है 14 होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एटम जो है हम पढ़ चुके हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटम।
किसी भी एलिमेंट का, सॉरी एलिमेंट है ये, किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो छोटा सबसे छोटा कण होता है, वो हमारा एटम कहलाता है। एन एटम कैन टेक पार्ट, ये टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डज नॉट ऑक्योर फ्री इन नेचर। तो जो एटम होता है वो किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में जगह ले सकता है, पार्ट ले सकता है, हिस्सा ले सकता है, एंड डज नॉट ऑक्योर फ्री इन नेचर, और नेचर में फ्री नहीं मिलता जो हमारा एटम होता है, यानी कि किसी ना किसी चीज़ का पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी केमिकल कॉम्पोजिशन का पार्ट होता है एक एटम, और ये फ्रीली नहीं मिलेगा आपको। द एटम ऑफ द हाइड्रोजन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट, ठीक है, जो एटम होता है एक हाइड्रोजन का वो सबसे छोटा होता है और लाइटेस्ट और सबसे हल्का भी होता है, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 1 है। एग्जाम्पल देखो, जैसे सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है और हीलियम होता है, ये हमारे सारे क्या हैं, एटम्स हैं। ओके, और हम किसी एटम को अगर हमें डिफ़ाइन करना है अगर रिटन फॉर्म में, तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हीलियम को लिया हमने, तो हीलियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा जो जेड से डिफ़ाइन किया जाएगा, वो हमारा इस एटम को अगर हम लिख रहे हैं, हीलियम को जैसे हमने सिंबल लगा दिया हीलियम He, तो यहाँ पर, ठीक है, इस साइड यहाँ पर हम लिखेंगे, नीचे की साइड ये होगा हमारा एटॉमिक नंबर, और ऊपर इसके टॉप पर लिखेंगे हम मास नंबर, जो कि ए से डिफाइन किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है ये सिर्फ प्रोटॉन का नंबर होता है, कि इस हीलियम एटम में जो प्रोटॉन है वो हमारे 2 हैं, ठीक है, और जो मास नंबर है वो हमारे 4 हैं। क्लियर है? देखिए इस तरह से जो हमारा एटम है, ये हमारा एटम है, उसको हमने ई से डिनोट कर दिया, ठीक है, और जो हमारा मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एम जो है एटॉमिक मास, एम जो है ये हमारा एटॉमिक मास है, मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करके जो मास बनता है वो हमारा एटॉमिक मास होता है। जबकि जो ए है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, जिसमें सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन ही इंक्लूडेड होते हैं एटॉमिक नंबर में, और ई जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये हमारा एलिमेंट है, एटम है। देखो नेक्स्ट, आपने एवोगाड्रोस नंबर के बारे में पढ़ा होगा। एवोगाड्रोस नंबर डिफाइन होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी 6.02 इंटू 10⁻23। तो एवोगाड्रोस की ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। देखो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि एवोगाड्रो नंबर क्या है। एवोगाड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स का नंबर है इन एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस, किसी भी प्योर सब्सटेंस के 1 मोल में कितने आपके पार्टिकल्स हैं वो आपका एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। 6.02 इंटू 10⁻23, तो इतने नंबर होते हैं आपके पार्टिकल के किसी भी 1 मोल प्योर सब्सटेंस में। अगर आपने कोई प्योर सब्सटेंस लिया है और उसका 1 मोल निकाल लिया, 1 मोल निकालने के बाद उसका जो आपका पार्टिकल्स होंगे उसमें उसकी वैल्यू आपकी यही होगी 6.02 1 मोल की, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 किसी भी प्योर सब्सटेंस में। ध्यान रहे ये हमारे प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है, किसी भी प्योर सब्सटेंस में आपकी यही वैल्यू रहेगी किसी भी पार्टिकल्स की, ठीक है। तो पार्टिकल्स के जो नंबर होते हैं वो आपके इतने ही होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, जिसको एवोगाड्रो नंबर के नाम से बताया जाना जाता है। और जो एवोगाड्रो नंबर है इन ऑनर ऑफ इटालियन केमिस्ट, ये इटालियन थे, इटली से थे, केमिस्ट थे, केमिस्ट्री के ज्ञाता थे, अमेडियो एवोगाड्रो इनका जो पूरा नाम था, अमेडियो एवोगाड्रो था, और इनका जो जीवन काल रहा वो ये रहा 1776 टू 1855, 1776 से 1855 तक ये रहे हैं। आई डिडंट डिस्कवर इट, इट्स जस्ट नेम आफ्टर मी, ये यहाँ पर दिखाया गया है, इन्होंने एवोगाड्रोस के थ्रू, ये इनकी फिगर है, ये थे हमारे एवोगाड्रोस, और जो है आपके इटालियन थे, केमिस्ट थे। ये क्या बता रही है, यहाँ पर बताया गया है इस बॉक्स में कि इन्होंने ये डिस्कवर नहीं किया था, ये सिर्फ जो इनका नाम है, इट डिडंट डिस्कवर इट, आई डिडंट डिस्कवर इट, इन्होंने ये डिस्कवर नहीं किया था, इट्स जस्ट नेम आफ्टर मी, ये सिर्फ इनके बाद इसको नाम दिया गया है, ठीक है। Na, एवोगाड्रोस नंबर का जो सिंबल है वो Na से डिफाइन किया जाता है इसको, ये याद रखना। 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर होता है 1 मोल में पार्टिकल्स जो हैं। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नंबर होते हैं प्रोटॉन्स के और इलेक्ट्रॉन्स के एक एटम के अंदर, उसी को हम उस एलिमेंट का
एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड, इसको जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसमें नंबर होंगे हमारे प्रोटॉन के प्लस क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, जिसको ई से डिनोट किया जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज द एटॉमिक नंबर, और उसको जेड से डिनोट किया जाता है। तो जेड इज इक्वल टू पी प्लस ई, ठीक है, जहाँ पर पी इज द प्रोटॉन एंड ई इज द इलेक्ट्रॉन। जेड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी, ठीक है, बराबर होते हैं सारे। वेयर ई इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पी इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जहाँ पर ई जो है डिफाइन करेगा इलेक्ट्रॉन को और पी जो डिफाइन करेगा वो प्रोटॉन को डिफाइन करेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट वन इज़ द मास नंबर। अगर मास नंबर की बात की जाए तो मास नंबर क्या है, द सम ऑफ, और तो मास नंबर की अगर बात की जाए तो मास नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट। तो जो सम होता है हमारे जो प्रोटॉन्स के नंबर का और न्यूट्रॉन्स के नंबर का, हमने वहाँ पर ऐड किया प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारा रहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास नंबर होता है वो समेशन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय ए। तो ए के साथ इसको डिनोट किया जाता है, ए इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमें पता लगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। देखिए P इज़ इक्वल, ए इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वेयर P इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड N इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये हम जान चुके हैं। लेट सोडियम अगर का लिया जाए तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 23 इन सोडियम, जेड इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। तो जेड जो है इसका मास नंबर जो है इसका वो इसका 11 रहेगा, और जो एटॉमिक मास नंबर जो है इसका, सॉरी, मास नंबर जो इसका 23 रहेगा, ठीक है। ये जो है मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है 11, जिसमें प्रोटॉन प्लस आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लियर है। ई इज़ इक्वल टू 11, पी इज़ इक्वल टू 11। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11 है किसी भी एलिमेंट में, तो जो जैसे सोडियम के इसमें केस में है, तो हमारा जो प्रोटॉन की वैल्यू जो है वो भी 11 रहेगी और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी 11 रहेगी। देयरफॉर एन इज़ इक्वल टू, तो अगर हम एन की बात करें ए माइनस बी, अगर न्यूट्रॉन को अगर हमें निकालना हो इसमें से, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोटॉन पता है कि 11 है और हमें इनका पता है कि एन प्लस आपका जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है 23। तो अगर हमें यहाँ से न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 23 में से माइनस कर देंगे अपनी प्रोटॉन की वैल्यू को, तो ये निकल जाएगा, ठीक है, हमारा 12 आ जाएगा। तो आइसोटोप्स की अगर बात करें तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स देर आर एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर, लेकिन जो उनका मास नंबर है वो अलग होता है। अब देखो ये आपको दिए गए हैं एग्जांपल्स कार्बन के, कार्बन में क्या है, एटॉमिक नंबर जो है आपके सेम रहेंगे, 6 है, 6 एंड 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो 6 है, सेम ही है, लेकिन जो इसका मास नंबर है वो आपका डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं उनको हम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप कहते हैं, जिसमें हमारा एटॉमिक नंबर सेम रहे और जो मास नंबर है टोटल वो हमारा डिफरेंट हो, मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर जो हमारा सेम रहे। एटॉमिक नंबर यहाँ पर 6 है एटॉमिक नंबर, और हमारा जो मास नंबर हमारा क्या है 12, 13, 14, ये हमारा डिफ़र कर रहा है, ठीक है, हर केस में। आइसोटोप अगर क्लोरीन की बात की जाए तो देखिए आइसोटोप्स एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर आपको आइसोटोप्स एंड रिलेटिव एटॉमिक मास को निकालना है, तो देखिए आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं, ये एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट, यहाँ पर भी क्लोरीन लिया गया है, यहाँ पर भी क्लोरीन लिया गया है, ठीक है, एक ही एलिमेंट के आपके एटम्स होते हैं दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो आपकी अलग होती है। देख रहे हो आप, एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी कि आपको प्रोटॉन नंबर उसमें सेम रहेगा, लेकिन जो आपकी न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो आपकी डिफ़र कर जाएगी। क्लोरीन में दिखाया गया है न्यूट्रॉन जो 18 है, न्यूट्रॉन इसमें 20 है, लेकिन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो आपके सेम नंबर में है, यानी कि 17 ही प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन है। अबेंडेंस इसकी 75 रहेगी और इसकी आपकी 25 रहेगी,
तो देखिए अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एन एवरेज वैल्यू फॉर द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। अगर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का तो वो आपका एवरेज वैल्यू रहेगी उस आइसोटोप्स की फॉर द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट आपने लिया है उसके आइसोटोप्स की जो एवरेज वैल्यू है वही एटॉमिक मास की। इट टेक्स इनटू अकाउंट द परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ द आइसोटोप। तो ये क्या है, जो परसेंटेज अबेंडेंस है उसकी बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हो। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, ये देखिए जो आपने यहाँ पर अबेंडेंस लिया था 75%, ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 35 से, जो इसका ये है मास नंबर है, एटॉमिक मास है जो, इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, प्लस में अगर आप इसका अबेंडेंस वैल्यू लेते हैं, ये 25 थी और इनटू में आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 37 से, तो ये आपका टोटल आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आइसोटोन्स की अगर बात करें, दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये जो होते हैं ये एटम्स होते हैं अलग अलग आपके एलिमेंट्स के, हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें कि न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो आपकी सेम रहती है। आइसोटोन्स वो होते हैं जिसमें जो न्यूट्रॉन है आपके वो सेम रहते हैं। और ये आपके एग्जाम्पल जैसे कार्बन 614 है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है 715 है, ऑक्सीजन जो है 816 है। ये सारे क्या हैं आपके आइसोटोन्स हैं जिसमें कि आपके न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम रहेगी। एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड द आइसोटोन्स। तो ऐसे एटम जिनमें जो आपके न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम रहती है आइसोटोन्स कहलाते हैं। जैसे आपको दिया गया है, देखो यहाँ पर दिखाया गया ना, ये आपको एक सेकेंड, ये आपको दिखाया गया है जो एन है, न्यूट्रॉन की वैल्यू 53 है और यहाँ पर भी न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है 53 है। जबकि इसका जो जो डिफाइन किया गया है एटॉमिक नंबर जो आपका 78, उसमें क्या है आपका 74 है। तो इस तरह से जो मास नंबर है इसमें आपका 131 है और उसमें 127 है, लेकिन जो आपका न्यूट्रॉन की वैल्यू है वो आपकी सेम रहेगी। तो इनको क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स बोला जाता है। ये प्रोटॉन्स आपको दिखाए गए, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करें, देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक दीज आर एटम्स और मोलिक्यूल्स, आयंस, ये या तो एटम्स हैं या फिर मोलिक्यूल्स हैं, और या फिर आयंस भी हो सकते हैं, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके वो सेम रहते हैं। ऐसे एटम्स, ऐसे मोलिक्यूल या फिर ऐसे आयन जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहते हैं, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से आप याद रख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होगी वो आपकी सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होंगे वो आपके सेम रहेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसमें N2, ऑक्सीजन और एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो आपके सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर आपके सेम रहेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जबकि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ये आप देख चुके हो कि एटॉमिक नंबर जैसे इसमें दिखाया गया है, आपका एटॉमिक नंबर आपका डिफर करता है, और जबकि आपके इलेक्ट्रॉन जो है आपके सेम ही रहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन शोन बिलो। तो जो कैलकुलेशन है उनकी वो इस तरह से दिखाई गई है यहाँ पर। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखा रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लोस्ट एंड इलेक्ट्रॉन लोस्ट को दिखा रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ये सोडियम के ऊपर है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन के लॉस को दिखा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय एन एटम। और जो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन का, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लॉस नहीं हुआ, यहाँ पर गेन हुआ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखिए, स्पीसीज विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे स्पीसीज जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट होती है, नंबर होते हैं, वो आपके सेम रहते हैं, वो आपके कहे जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। दिस स्पीसीज ऑल हैव द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो इस तरह की इनकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर,
और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अमाउंट है, नंबर है, वो आपके सेम रहेंगे। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन मॉडल के बारे में कुछ बातें हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज ट्रीटेड एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एक एटम होता है उसको ट्रीट किया जाता है, माना जाता है जैसे कि एक वो स्फीयर है, रेडियस जिसकी एक रेडियस है 8 रेज़ पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक ऐसा रेडियस जिसकी जो एक ऐसा स्फीयर जिसकी जो रेडियस है वो 10 रेज़ पावर -8 सेंटीमीटर है, वो एक ऐसा एटम है, उसको माना जाता है थॉमसन द्वारा कि ये एक ऐसा एटम है एक ऐसा स्फीयर है, एटम जो है वो एक ऐसा स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो इतनी छोटी है, 10 रेज़ पावर -8 सेंटीमीटर है, इन विच पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड एम्बेडेड थ्रू दैम। जिसमें कि जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उस एटम के, वो आपके क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एक समान रूप से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है, और जो नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर एम्बेडेड थ्रू दैम, और उनमें उनको एम्बेडेड किया गया है, उनमें डाला गया है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लम पबिंग मॉडल। इसको हम प्लम पबिंग मॉडल भी कहते हैं, ये हम आपके ऊपर पढ़ चुके हैं, ऑफ एन एटम का, और वाटरमेलन मॉडल, और इसको वाटरमेलन मॉडल भी क्या कहा जाता है, नाम से ही पता लग रहा है। जैसे वाटरमेलन में जो बीज होते हैं उसके वो धसे हुए होते हैं, जो वाटरमेलन होता है वो स्फेरिक होता है। तो इसी तरह से जो थॉमसन है, इनके मॉडल ने भी यही कहा है कि एक स्फेयर के तरह का होता है एटम, जो उसमें जो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से धसे होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन में तरबूज में जो उसके बीज धसे हुए होते हैं, इस तरह से एम्बेडेड होते हैं ऑफ एन एटम, एक एटम के अंदर। देखिए जो थॉमसन है, जो उन्होंने इस तरह का मॉडल अपना दिखाया गया, स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्फेरिकल क्लाउड उन्होंने दिखाया है, वाटरमेलन जो मॉडल कहा गया है इसको बाद में, ये इसी तरह से कि ये वाटरमेलन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और जिसके इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके वाटरमेलन के बीज की तरह हैं। तो देखिए जे थॉमसन मॉडल क्या है, वैन जे थॉमसन प्रोपोज्ड हिज मॉडल, जब जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था ऑफ एटम का इन 1903 में इन्होंने अपना ये मॉडल दिया था। देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर नोन, तब सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही जाना जाता था। ठीक है, तब तक हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही पता था। टू बी प्रेजेंट इन द एटम, कि एटम में सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तब तक हमें न्यूट्रॉन का नहीं पता था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम 1, तो जो एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो इन्होंने थॉमसन के मॉडल ने ही ये बात बताई कि जो एक एटम होता है उसमें वो एक स्फेयर की तरह होता है, और पॉजिटिवली चार्ज, जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या होते हैं, उस एटम में नेगेटिवली चार्ज होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वो उसमें धसे हुए होते हैं, उसमें डले होते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इन्होंने क्या कहा है कि ये एक स्फेयर है, इस पर जो टोटल चार्ज है वो पॉजिटिव है। ठीक है, वो पॉजिटिव है। तब तक हमें सिर्फ प्रोटॉन के बारे में पता था और न्यूट्रॉन के बारे में पता था, तब तक हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था। तो जो जे थॉमसन है उन्होंने ही इसकी खोज की थी इन 1903, यानी कि 1930 में इन्होंने इसके बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें धसे हुए होते हैं, जो एक स्फेयर की तरह होता है, एटम जो एक स्फेयर की तरह होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज़ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम, वो है रदरफोर्ड का मॉडल एटम के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो स्कैटरिंग जब हुई थी, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड पोजेस्ड ए मॉडल ऑफ द एटम, तो उन्होंने एक एटम का एक मॉडल पोजेस किया, बताया, विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर एज एटमिक मॉडल, जिसको कि जाना जाता है एज न्यूक्लियर एज एटमिक मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल के बारे में और के रूप में, और या फिर एटमिक मॉडल के रूप में इसको जाना जाता है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जिसमें जो स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, व्हेन वाइट लाइट इज़ अलाउड टू पास थ्रू ए प्रिज्म, जब एक सफ़ेद लाइट को पास किया जाता है एक प्रिज्म के अंदर से, इट स्प्लिट्स इनटू सेवरल कलर्स, तो ये कुछ कलर्स में बिखर जाती है। पता है आपको, दी 7 कलर्ड बैंड इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम, और ये 7 कलर का जो बैंड होता है इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, जब ये प्रिज्म से वाइट लाइट को गुजारते हैं तो जो लाइट्स हैं वो सेवरल कुछ कलर्स में बिखर जाती है। ठीक है, प्रिज्म से होकर जब गुजरती हैं तो उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसको विब्ग्योर के नाम से, या फिर आप रॉय
रॉयग बीव के नाम से भी, ठीक है। इसको कोई इस तरह से पढ़ता है VI पीछे की तरफ से, और किसी कोई इस तरह से पढ़ता है। तो हमें जो लर्न हुआ है ये विबग्योर के नाम से हुआ है। तो वायलेट, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर्स होते हैं जब आप वाइट लाइट का आप एक प्रिज्म में से गुजारते हो। देखिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हो आप, रॉयग बीव, ठीक है, रॉयग बीव के नाम से आप इसको जान सकते हो। देखिए, रदरफोर्ड का मॉडल ये आपको दिखाया गया है। रदरफोर्ड का मॉडल कुछ इस तरह से था, जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स को गुजारा गया और गोल्ड एटम, जो गोल्ड फॉइल इन्होंने यूज़ की थी इस मॉडल के लिए। तो जो भी आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं उसके न्यूट्रॉन से टकरा रहे थे वो वापस मुड़ जा रहे थे, ठीक है, रिफ्लेक्शन की तरह से वो न्यूट्रॉन से टकरा करके मुड़ जा रहे थे, जबकि जो उनके खाली स्फीयर से गुजर रहे थे वो सीधे निकल जा रहे थे, ठीक है। आप देख पाओगे अगर इसको ध्यान से देखोगे तो देखो, जहाँ से भी ये मुड़ रही हैं रेज़ इसकी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से इसके न्यूक्लियस से टकराए हुए हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन से नहीं, न्यूक्लियस से टकराए हुए हैं और ये वापस मुड़ जा रहे हैं। ये आपका रदरफोर्ड का मॉडल था इन 1899। तो रदरफोर्ड के मॉडल को जो है इन 1899, ये 1899 में, 1899 में रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट सम एलिमेंट्स, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया कि कुछ एलिमेंट्स गिव ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कि कुछ एलिमेंट्स जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स देते हैं। ही नेम्ड दैम अल्फ़ा पार्टिकल, उन्होंने इनको नाम दिया अल्फ़ा पार्टिकल। 10 अल्फ़ा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन हिज अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो जो उसने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था टू स्टडी एटम, एटम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ही प्रोड्यूस अल्फ़ा पार्टिकल्स बाय यूजिंग ए रेडियो एक्टिव पोलोनियम। तो एक रेडियो एक्टिव पोलोनियम के द्वारा उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बनाया, प्रोड्यूस किया, जिसको नाम दिया गया रेडियम, जिसको रेडियम भी बोला जाता है। विच ही केप्ट इन ए लीड बॉक्स, जिसको उन्होंने एक लीड बॉक्स में रखा, एज शोन इन द फिगर अबव, जो कि ऊपर फिगर में दिखाया भी गया है फॉइल पेपर का एक्सपेरिमेंट्स में। ए नैरो बीम ऑफ दीज पार्टिकल्स कम आउट फ्रॉम ए डीप होल इन द लीड ब्लॉक। तो लीड ब्लॉक में क्या है, उनके जो ये एक नैरो बीम, पतली सी जो बीम थी लाइट की, वो पार्टिकल्स जो है वो कम आउट निकल जा रहे थे फ्रॉम ए डीप होल, एक डीप होल से, गहरे होल से। द बीम इज़ कॉलीमेटेड बाय ए लीड स्लिट एंड डायरेक्टेड एट ए थीन गोल्ड फॉइल। तो वो डाली जा रही थी गोल्ड फॉइल के ऊपर, पतली सी गोल्ड की फॉइल के ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 100 nm, ठीक है, नैनोमीटर। उसकी जो मोटाई थी उस फॉइल की, गोल्ड फॉइल की, उसकी ये थी 100 नैनोमीटर, इतनी पतली थी वो। द अल्फ़ा पार्टिकल आर डिटेक्टेड बाय द लाइट दे प्रोड्यूस व्हेन दे कोलाइड विद द ZNS कॉटेड स्क्रीन, ठीक है। तो जिंक सल्फेट की जब वो कॉटेड स्क्रीन से जब वो टकरा रही थी तो क्या हुआ था, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड, उनको जाना गया था, ठीक है। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उनको पता लगा कि यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट जब उन्होंने डिटेक्ट किया बाय द लाइट, उन्होंने जब लाइट उस पर डाली उस फॉइल के ऊपर, दे प्रोड्यूस्ड, तो उन्होंने लाइट एक प्रोड्यूस की, वैन दे कोलाइड, जब वो कोलाइड कर रही थी विद द ZNS कॉटेड स्क्रीन, उस कॉटेड स्क्रीन से। द एंटायर अपैरेटस इज़ एनक्लोज्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर, तो जो पूरा का पूरा जो अपैरेटस है उसको एनक्लोज किया गया एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर, सो दैट रिफ्लेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, ताकि जो डिफ्लेक्शन हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल्स का, जो वो मुड़ करके इस तरह से मुड़ी हैं, वो जो डिफ्लेक्शन हुआ है उनका पार्टिकल्स का, आर नॉट इन्फ्लुएंस, कि वो उन पर कोई फ़र्क ना पड़े बाय द कॉलिजन विद गैसियस मोलिकुल, गैसियस मोलिकुल के साथ जब उनका कॉलिजन हो रहा है तो कोई भी फ़र्क ना पड़े, इस तरह से उसको अरेंज किया गया। ए मूविंग माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, तो एक इन डायरेक्शन को जानने के लिए एक मूविंग माइक्रोस्कोप को यूज़ किया गया था। जब हम लाइट की जब उन्होंने लाइट रेज़ को उनकी डायरेक्शन को जानना चाहा तब उन्होंने एक मूविंग माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। जो आपको मॉडल दिखाई दे रहा है इसमें जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट के का, वो क्या है, माइक्रोस्कोप से देखा गया था उस टाइम, ठीक है। तो जीमेंस इफेक्ट है और आपका स्टार्क इफेक्ट है। तो देखिए जीमेंस इफेक्ट क्या है, व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन, जब एक कोई स्पेक्ट्रल लाइन है
हमने पढ़ा ना स्पेक्ट्रल, वो जो प्रिज्म में से वाइट लाइन को गुजारते हैं तब होती हैं, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है इस स्पेक्ट्रल लाइन को, दे आर स्प्लिटेड इनटू नंबर ऑफ फाइन लाइन्स, तो वो बहुत सारी छोटी छोटी फाइन लाइन्स में वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द जीमेंस इफेक्ट, और इसी को हम जीमेंस इफेक्ट बोलते हैं। इसको जीमेंस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है जो हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रा से मिली है हमें, उसको हम डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब जो वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है नंबर ऑफ फाइन लाइन्स में, छोटी छोटी लाइन्स में, पतली पतली लाइन्स में। दिस इज़ कॉल्ड जीमेंस इफेक्ट, और इसी को हम जीमेन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ आवर स्टार्क्स इफेक्ट। तो जो स्टार्क का जो इफेक्ट है वो क्या है, व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन्स, जब ये स्पेक्ट्रल जो लाइन्स हैं जो स्पेक्ट्रम से मिली हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, ठीक है, मिली है, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, वो हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाली, अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं, दे आर स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ फाइन लाइन्स, दिस इज कॉल्ड द स्टार्क्स इफेक्ट, और इसी को हम स्टार्क्स इफेक्ट बोलते हैं। जब ये क्या है, नंबर ऑफ फाइन लाइन्स में जब ये स्प्लिट कर जाती हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालना चाहते हैं। देखो इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया है, जीमेंस इफेक्ट में हमने मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया है। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन को स्प्लिट करने के लिए, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनको स्प्लिट करने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया है, जबकि वहाँ पर हमने सेकंड केस में हमने स्टार्क इफेक्ट में हमने हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो हमने यूज़ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनको स्प्लिट करने के लिए। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनको हमने स्प्लिट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज़ किया है। सो दिस वाज द स्टार्क्स इफेक्ट। द मेन जीमेन इफेक्ट वर्सेस स्टार्क इफेक्ट। अगर हम इनकी डिफरेंसेस की बात करें कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखिए, Zeeman effect describes the splitting of the spectral line of an atom in the presence of a strong magnetic field। तो ये magnetic field में होता है। Stark's effect is the splitting of spectral line observed when the radiation atoms, ions or molecules are subjected to a strong electric field। तो ये डिफरेंस इसमें कि जब ये strong electric field में इसको डाला जाता है, subjected लाया जाता है, तब जो उनमें क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन बनती हैं, वो जो स्प्लिट कर जाती हैं, वही क्या होती है, पाई जाती है, ऑब्जर्व की जाती हैं। यही जो आपका इफेक्ट है ये स्टार्क्स इफेक्ट है, और ये जो हमारा जीमेंस इफेक्ट है। जीमेंस इफेक्ट में कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये जीमेंस इफेक्ट को देखा जा सकता है जब क्या हो आपका, कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में देखा जा सकता है, और इसको अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा जा सकता है। रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटम एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो जीमेंस इफेक्ट है ये कब आता है, जब ये किसका रिजल्ट है, जब इंट्रैक्शन होती है बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एटम, जब एटम जो है मैग्नेटिक मूवमेंट कर रहा होता है उसके बीच में, और द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमने एक्सटर्नल जो हमने मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर अप्लाई की है उसके बीच में जब इंट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जो है ये हमारा जीमेंस इफेक्ट दिखाई देता है। जबकि जो हमारा ये स्टार्क जो इफेक्ट है ये हमें कब दिखाई देता है, ये अराइज होता है ड्यू टू द इंट्रैक्शन, जब इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक मूवमेंट, जब इलेक्ट्रिक मूवमेंट के बीच में ऑफ द एटम के इलेक्ट्रिक मूवमेंट के बीच में, एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं उसके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, या एक तो एटम का खुद का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है वो, और जो अगर बाहर से जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है वो, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वही जो है आपका स्टार्क इफेक्ट कहलाया जाता है। So okay students, this was all for this session. In our next session we will discuss further topics from science subject. Till then, if you like my effort, then please do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe to my channel, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Okay, thank you so much. Thanks for watching. This side your mentor and friend Smriti Degun. Thanks for watching.